झारखंड सरकार आपके घर डिजी साथ लेकर आई है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 6 के द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल चैप्टर से करेंगे। इसके पहले और दूसरे भाग को देखेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 7 के पहले पाठ की शुरुआत करेंगे, जिसमें एटिला चैप्टर के बारे में जानेंगे। कक्षा 8 में हम डैफोडिल्स चैप्टर के पहले भाग को समझेंगे। इसके पश्चात कक्षा 9 में हम पहले पाठ की शुरुआत करेंगे और चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 11 के चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के पहले पाठ को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम बहुत ही रोचक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर भी है, जिसका नाम है द एम्परर एंड द नाइटिंगेल। एम्परर माने राजा और नाइटिंगेल माने कोयल। तो याद रहेगा सभी को। इस कहानी को हैंस क्रिश्चियन ने लिखा है, जिनका पूरा नाम हैंस क्रिश्चियन एंडरसन था। बच्चों, कहानी को पढ़ने से पहले आइए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। हमारा पहला कठिन शब्द है एम्परर। एम्परर माने राजा, जो पूरे राज्य पर राज करता है। हमारा दूसरा कठिन शब्द है मेलोडियस। मेलोडियस माने मधुर। मधुर जैसे कोयल बहुत मधुर गाती है या फिर मीठा गाती है। हमारा तीसरा कठिन शब्द है कैप्टिवेटेड, जिसका अर्थ होता है आकर्षण। और हमारा आखिरी कठिन शब्द है मैजेस्टिक, मतलब कि आलीशान, जैसे कि राजा का महल बहुत आलीशान था। तो देखा आप सबने कैसे हमने इन कठिन शब्द को इतनी आसानी से पढ़ लिया। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक चीन के राजा के बारे में और एक कोयल के बारे में। बच्चों, आपने राजा महाराजाओं के बारे में तो सुना ही होगा। इस कहानी में भी एक राजा हैं, चीन के राजा, जो एक बहुत ही आलीशान महल में रहा करते थे। उस महल के पीछे बहुत घना जंगल हुआ करता था, जिसमें एक कोयल भी रहती थी। बच्चों, क्या आपने कभी कोयल को गाते हुए सुना है? जरूर सुना ही होगा। वो कोयल भी इतना ही मधुर गाती थी कि सब उसे जानते थे, और तो और लोग उस पर कहानियां भी लिखते थे। बच्चों, आपको इससे इतना तो पता चल गया होगा कि कोयल कितना मधुर गाती है। फिर एक दिन राजा ने किताबों में पक्षियों के ज्ञान के बारे में पढ़ा और उन्होंने कोयल को सुनने की इच्छा जताई और अपने आदमियों को आदेश दिया कोयल को महल में लाने के लिए। क्या आपने भी कभी कोयल से मिलने की इच्छा रखी है, या आपका भी मन करा है कभी कोयल को सुनने का? फिर क्या था, उस कोयल को सिर्फ एक महल की रसोई की नौकरानी ने ही देखा था। वो नौकरानी उन महल के आदमियों को उस कोयल के पास ले गई और उस कोयल से पूछने लगी, हमारे महाराज तुम्हें सुनना चाहते हैं, क्या तुम महल आओगी? तो कोयल ने आने के लिए हाँ कर दिया। कोयल मान गई महल में आने के लिए। फिर आगे क्या हुआ, खुद ही देख लीजिए। कोयल ने इतना मधुर गाया कि राजा की आंखों से पानी आ गया। राजा कोयल को सुनकर बहुत खुश थे। फिर क्या था, राजा ने कोयल को केज यानी पिंजरे में रखने का आदेश दिया, जिससे वह रात दिन उसकी आवाज सुन सके। और ऐसा करने पर राजा और कोयल अच्छे दोस्त बन गए। कुछ इस तरह।
तुम्हारी आवाज तो बहुत ही मीठी है प्यारे नन्हे पक्षी। शहंशाह ने बुलबुल को अपने महल में रखा ताकि वो रात दिन उसकी मीठी आवाज का लुत्फ उठाते रह सके। बुलबुल और शहंशाह दोनों गहरे दोस्त बन गए। तो देखा आप सबने, आई होप आप सबको एक कोयल और राजा की कहानी समझ आई होगी। चलिए बच्चों, अब देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कैना के राजा के बारे में, जो एक आलीशान महल में रहा करते थे और कोयल की आवाज को सुनकर बहुत खुश थे, जिसकी वजह से राजा ने कोयल को अपने साथ ही महल में रख लिया था। और दूसरा हमने पढ़ा एक कोयल के बारे में, बहुत मधुर गाती थी और महल में राजा के साथ रहने की वजह से उसकी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए अपनी किताब डेजी से चैप्टर फर्स्ट द एम्परर एंड द नाइटिंगेल को पढ़ के आइएगा। हमारी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सोने की कोयल का खिलौना टूटता है तो क्या होता है, और असली कोयल महल में आती है, वो कैसे वापस आती है। याद से आप सभी घर से पढ़ के आइएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या आप सभी को याद है हम एक बहुत ही रोचक चैप्टर पढ़ रहे थे, रोचक कहानी पढ़ रहे थे, जिसका नाम था, हाँ बिल्कुल सही, द एम्परर एंड द नाइटिंगेल, एक राजा और एक कोयल की कहानी। तो बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा था कि कोयल राजा के बुलाने पर महल में आने के लिए मान जाती है, और हम इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि सोने की कोयल का खिलौना कैसे टूटता है और असली कोयल महल में कैसे वापस आती है। चलिए पढ़ते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक प्रेजेंट यानी गिफ्ट आता है जापान के राजा की तरफ से चीन के राजा को। और पता है बच्चों, वो क्या होता है? एक बहुत ही सुंदर खिलौना, कि हाँ, एक कोयल का खिलौना जो चाबी भरने से गाना गाता है। वो कोयल का खिलौना पूरा सोने से बना होता है, और तो और उसका केज यानी उसका पिंजरा आभूषणों से ढका हुआ होता है। और फिर क्या होता है? फिर क्या, राजा को वो खिलौना इतना पसंद आता है कि वो बार बार चाबी भर के उस खिलौने को सुनते हैं, जिसके कारण वो खिलौना थोड़ा खराब हो जाता है और बार बार चाबी भरने पे भी एक ही गाना सुनाता है। राजा हर रात फिर भी उसी खिलौने को सुनते हैं। असली कोयल, जिसे उन्होंने जंगल से बुलाया था, उसे तो भूल ही जाते हैं, जिसकी वजह से पता है क्या होता है? वो कोयल उदास हो जाती है, इतनी सैड हो जाती है कि वो जंगल वापस चली जाती है। अब कोयल तो जंगल वापस चली जाती है, फिर क्या? फिर एक दिन वो कोयल का खिलौना टूट जाता है और महल में उसे कभी ठीक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से राजा यानी कि महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं, और अब बस यही चाहते हैं कि असली कोयल का मधुर गाना वापस से सुन सकें। पर कैसे सुनेंगे जब उन्हें वो कोयल का खिलौना मिलता है गिफ्ट में चीन के राजा की तरफ से? तब तो वो असली कोयल को भूल जाते हैं और कोयल के खिलौने के साथ खेलने में लग जाते हैं, उसका मधुर गाना सुनने में लग जाते हैं, और अब वो कोयल जंगल वापस जा चुकी होती है। कोयल के महल में ना होने की वजह से महाराज यानी राजा बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ही बीमार। और जब ये बात नाइटिंगेल यानी कोयल को पता चलती है, वो तुरंत एकदम से उड़ के राजा की खिड़की पर गाने चली जाती है, और वो ऐसे ही हर रोज राजा की खिड़की पर आके गाना चालू कर देती है। अपनी मधुर आवाज में रोज गाती है। कोयल का मधुर गाना रोज सुनने के बाद
राजा धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और कोयल को महल में वापस आने के लिए विनती करते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट करते हैं। पर नाइटिंगेल यानी कोयल महल में रहने से तो मना कर देती है, लेकिन हाँ, वो एक प्रॉमिस करती है, एक वादा करती है। किससे? राजा से, कि वो हर रोज आके रात को गाना गाएगी और वो अपना प्रॉमिस निभाती भी है, अपना प्रॉमिस को पूरा करती है। आई होप बच्चों आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? राजा एक नकली बुलबुल की वजह से असली बुलबुल को खो बैठे थे। तो हमें हमेशा अपने अच्छे और सच्चे दोस्तों को याद रखना चाहिए, उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आप भी अपने अच्छे और सच्चे दोस्तों को याद रखेंगे ना, उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि कोयल का खिलौना कैसे टूटता है और असली कोयल महल में वापस आती है तो वो कैसे आती है और महाराज कितने खुश होते हैं उसके आने पर। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए अपनी बुक डेजी से चैप्टर 1 द एम्परर एंड द नाइटिंगेल घर जाके पढ़िएगा। अगली वीडियो में इस कहानी से संबंधित हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो आप सब घर से अच्छे से कहानी को पढ़ के आएंगे। सो इस कहानी को घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप सभी की 7th क्लास की पढ़ाई? अच्छी। चलिए, आपकी 7th क्लास की पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग यानी मजेदार बनाने के लिए आज हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है अटिला। आपके इंग्लिश के इस चैप्टर को R.K. नारायण ने लिखा था, जो एक फेमस नॉवेलिस्ट थे यानी उपन्यासकार थे। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अ पेट डॉग, एक पालतू कुत्ते के बारे में। नेम ऑफ द डॉग, उसका नाम क्या और कैसे रखा जाता है। नेचर ऑफ द डॉग, और उसका व्यवहार कैसा होता है सबके साथ। अब हम स्टोरी मतलब कहानी को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। जॉ, द 2 bones in your face that contain your teeth, यानी जबड़ा। मैसिव, वेरी बिग, विशाल। नेबरहुड, द पीपल हु लिव नियर बाय, यानी पड़ोसी। फैंसियर, एक्सपर्ट मतलब शौकीन। ह्यूमैनिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, यानी मानवता। डिस्ट्रैक्टिंग, प्रिवेंट फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन समथिंग, यानी ध्यान भंग होना। अनवेलकमिंग अपीयरेंस, नॉट वांटेड, यानी अवांछित उपस्थिति। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस पपी के लुक कैसे होते हैं, मतलब वो दिखता कैसा है, वो देखते हैं। पपी तो आप सबको पता ही होगा, चाइल्ड ऑफ अ डॉग यानी कुत्ते का बच्चा। तो इस पपी के पास एक स्क्वायर जॉ यानी एक चौकोर जबड़ा है। रेड आइज, लाल आंखें हैं। अ पग नोज, पग एक नस्ल होती है जो डॉग्स में पाई जाती है। इस डॉग की नोज उस नस्ल की थी, जैसे कि आप सब पिक्चर में देख सकते हैं। अ मैसिव हेड मतलब विशाल सर था। अब उस पपी को एकदम से खरीदने का रीजन, नेबरहुड यानी पड़ोस में हो रही चोरी और घर में चल रहे मतभेद था। और फिर उस फैमिली ने पुलिस के मुकाबले एक डॉग पर ट्रस्ट करना यानी विश्वास करने का फैसला किया। अब दूर दूर तक सर्च करने के बाद उस फैमिली को डॉग्स का फैंसियर यानी कुत्तों का प्रशंसक मिला। अब फैंसियर ने मतलब प्रशंसक ने एक छोटे से पपी को ढूंढ लिया जो सिर्फ अभी 1 महीने का ही था। अब उस फैंसियर ने उस फैमिली से उस पपी को 1 मंथ बाद ले जाने को
कहा और ये भी बोला कि 6 मंथ्स के अंदर वो पपी करने लायक भी हो जाएगा, जैसे कि घर की चौकीदारी यानी सिक्योरिटी। अब वो फैमिली फैंसियर की बातों से सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट हो गई और एडवांस पेमेंट यानी अग्रिम भुगतान कर दिया। बच्चों, अग्रिम मतलब पप्पी को खरीदने से पहले ही कुछ दे देना। उस फैमिली ने 1 मंथ बाद जाकर 75 रुपीज देकर पप्पी को खरीद लिया और उसे अपने घर ले आए। जैसे कि कहानी के ऑथर आर.के. नारायण ने पहले ही बताया था कि पपी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, मतलब आकर्षित नहीं था और उसमें ज्यादा जोश भी नहीं था, लेकिन वो फैमिली खुद को एक सर्कल में बैठ के उस पपी की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाती थी। अब उस फैमिली में एक लंबे समय तक आर्ग्यू हुई, बहस हुई कि उस पपी का नेम क्या होना चाहिए। बच्चों, आपको क्या लगता है उसका नाम क्या रखा गया होगा? चलिए देखते हैं। उस फैमिली में सब एक साथ बैठ के उस पपी का नाम सोचने लगे। अभी फिर एक यंगेस्ट वन यानी कम उम्र के इंसान ने जवाब दिया कि क्यों ना इसे टाइगर कहें, और बाकी लोगों ने बोला लगभग सभी ब्रीड्स यानी प्रजाति के डॉग्स का नाम टाइगर ही होता है। फिर एक ने कहा सीजर क्यों नहीं, और आंसर आया अगर डॉग्स की जनगणना की जाए तो खाली साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में ही 15,000 सीजर मिल जाएंगे। फिर एक ने कहा फायर क्यों नहीं, ये बहुत फैंटास्टिक यानी शानदार नाम है। या फिर थंडर, और रिप्लाई आया यानी जवाब आया कि ये नाम बहुत ऑब्वियस यानी साधारण है। अभी किसी ने सजेस्ट किया मतलब सुझाव दिया कि अटिला, और सब बहुत हैप्पी यानी खुश हो गए और उस पपी का नाम अटिला रख दिया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अटिला को ह्यूमैनिटी यानी मानवता से प्यार हो गया, जो कभी कभी सबको डिस्ट्रैक्ट यानी विचलित करता था। अब अटिला एक 20 इंचेस चौड़े फ्रेम यानी ढांचे पर खड़ा रहता था, जो एक मेलजोल की उपस्थिति का संकेत होता था। आई होप आप सबको यहाँ तक की स्टोरी समझ आई होगी। आइए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा अटिला लुक्स यानी अटिला दिखता कैसा है, अटिलाज नेचर वो कैसा व्यवहार करता है, फैमिली लव टुवर्ड्स अटिला यानी जिस फैमिली ने उसे खरीदा है वो उससे कितना प्यार करती है। बच्चों, इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए अपनी बुक ढेलिया से चैप्टर 1 अटिला को घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। जैसे कि ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ही है, तो हम देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पीपल एंटर्ड द गेट, कौन कौन लोग घर में आते हैं। द अनॉयड मदर, मम्मी क्यों और किससे गुस्सा होती है। अटिलाज डिफेंडर, अटिला का रक्षक कौन होता है। बच्चों, यहाँ तक की स्टोरी को घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सब मिलकर विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है डैफोडिल्स। इस कविता में हम पढ़ेंगे कि कवि विलियम वर्ड्सवर्थ जीवन की छोटी छोटी चीजों का कैसे आनंद लेते हैं, उन्हें फूल कितने ज्यादा पसंद है। आइए हम सब इसके पहले अध्याय, पहले स्टैंजा से पढ़ना शुरू करते हैं। आप सब अपनी बुक्स को इस कविता डैफोडिल्स पर खोल लीजिए। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. पहली दो पंक्तियों में बताया गया है कि कवि I वंडर्ड यानी फिरना, लोनली यानी अकेला, एज अ क्लाउड यानी कवि
अकेले एक बादल की तरह फिर रहे हैं। That floats यानी तैरता, on high over vales यानी घाटी, and hills यानी कवि अकेले फिर रहे हैं एक बादल की तरह, उस बादल की तरह जो आसमान में तैरता है घाटी और पहाड़ों के ऊपर से। कवि बिल्कुल एक बादल की तरह तैर रहे हैं घाटी और पहाड़ों में से। बादल के पास भी कोई लक्ष्य नहीं होता और यहाँ पर कवि के पास भी कोई लक्ष्य नहीं है, वो अकेले फिर रहे हैं। पहली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वो एक बादल की तरह अकेले घाटी और पहाड़ों में तैर रहे हैं। पोएट यानी कवि अपने आप को एक बादल से तुलना कर रहे हैं। ऐसी तुलना को सिमिली कहते हैं। सिमिली एक कविता उपकरण है, यानी पोएटिक डिवाइस। इसे फिगर ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। पोएटिक डिवाइस सिमिली जो इसमें इस्तेमाल करी गई है, उसका मतलब है हम ये पोएटिक डिवाइस यानी कविता उपकरण तब इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजों में तुलना हो रही होती है, और ऐसी तुलना जब दो शब्द यानी एज और लाइक इन दो शब्दों के द्वारा जब तुलना करी जाए तब उसे सिमिली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिमिली। समझ आया आप सबको? दो चीजों में तुलना जब एज और लाइक जैसे शब्दों के द्वारा होती है तब उसे सिमिली कहते हैं। इस कविता में कवि अपनी तुलना एक बादल से कर रहे हैं। When all at once I saw a crowd यानी भीड़, a host of golden daffodils, host यानी मेजबान। अगली दो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, जैसे ही मैंने आपको बताया कि कवि अलोन यानी अकेले बादल की तरह घाटी और पहाड़ों में फिर रहे हैं, वो बहुत ही सारे एकदम से डैफोडिल्स एक तरह के फूल होते हैं, उन्हें देखते हैं। इन दो पंक्तियों में पोएट कवि बताते हैं कि वो कितने सारे डैफोडिल्स एक बार में देखते हैं। क्राउड और होस्ट जैसे शब्द हमें बताते हैं कि उन्होंने कितने सारे डैफोडिल्स देखे। बिसाइड यानी बगल में, द लेक बीनीथ यानी नीचे, द ट्रीज फ्लटरिंग यानी फहराता, एंड डांसिंग यानी नृत्य, इन द ब्रीज यानी समीर। तो इन दो पंक्तियों में बताया गया है कि जो डैफोडिल्स फूल उन्होंने देखे हैं वो बिसाइड द लेक यानी एक लेक के बगल में देखे हैं, और वो पेड़ के नीचे यानी बीनीथ द ट्रीज उन्हें दिखे हैं। लेक यानी समुंदर के बगल में पेड़ों के नीचे उन्होंने बड़े ही सारे डैफोडिल्स देखे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हवा के साथ हवा में वो फहरा और नाच रहे हैं, यानी हवा के झोंके से जब फूल हिलते हैं तो कवि उससे बता रहे हैं कि वो कैसे हवा में फहरा और नाच रहे हैं। इन दो पंक्तियों में हमें पता लगता है कि वो एक हवादार दिन था। डैफोडिल्स उन्होंने समुंदर के साथ में और पेड़ के नीचे देखे। वो डैफोडिल्स फहरा रहे थे और हवा में नाच रहे थे।
दो पंक्तियों में पोएट यानी कवि हमें बताते हैं कि जिस दिन वो घूम रहे थे उस दिन काफी हवा चल रही थी। वो एक हवादार दिन था और उन्होंने डैफोडिल्स देखे जो हवा में नाच रहे थे और फहरा रहे थे जब वो घाटी और पहाड़ों में से निकल रहे थे। इन दो पंक्तियों में हमने कविता उपकरण पर्सोनिफिकेशन यानी पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल करी है। पर्सोनिफिकेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजों में तुलना होती है या दो किसी भी वस्तु को ह्यूमन क्वालिटी यानी इंसानों वाले गुण से बताया जाता है। जैसे कि आप इन दो पंक्तियों में देखेंगे कि कवि डैफोडिल्स को कहते हैं कि वो फहरा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं यानी नाच रहे हैं। अब आप सब मुझे बताइए, क्या कभी कोई भी फूल नाच सकता है? हाँ ना, बिल्कुल भी नहीं। नाचना तो हम इंसानों का काम है। तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी कविता उपकरण है जहां पे जब कोई भी कवि किसी भी वस्तु को ह्यूमन यानी इंसान, क्वालिटी यानी गुण, इंसानों वाले गुण से बताए, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पर्सोनिफिकेशन। आइए आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने इतनी पंक्तियों में पढ़ा कि दो तरह की पोएटिक डिवाइस यानी कविता उपकरण इस्तेमाल हुए हैं। एक सिमिली, कौन सी लाइन में यूज हुई है? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। दूसरी पर्सोनिफिकेशन जो फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज में यूज यानी इस्तेमाल हुई है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड में आप सब बताइए सिमिली कहाँ दिखी आपको? लोनली एज अ क्लाउड में, क्योंकि क्लाउड यानी बादल से कवि अपनी तुलना कर रहे हैं और इसमें शब्द एज से तुलना हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि सिमिली एक वो कविता उपकरण है कि जब दो चीजों की तुलना एज और लाइक जैसे शब्दों के द्वारा हो। पर्सोनिफिकेशन कहाँ इस्तेमाल हुई है इस लाइन में? आप सब देख के बताइए। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। इस पंक्ति में पर्सोनिफिकेशन फ्लटरिंग एंड डांसिंग में यूज हुई है यानी फ्लटरिंग एंड डांसिंग में इस्तेमाल हुई है, क्योंकि ना तो फूल फहरा सकते हैं और ना ही फूल इंसानों की तरह नाच सकते हैं, लेकिन कवि ने फिर भी बताया है कि फूल इंसानों की तरह हवा में नाच रहे हैं और फहरा रहे हैं। और पर्सोनिफिकेशन आपको बताया था मैंने कि तब इस्तेमाल होती है जब दो चीजों में तुलना करी जाए एज और लाइक के बिना, या फिर उन किसी वस्तु को ह्यूमन क्वालिटीज यानी इंसानों के गुण की तरह बताया जाए। हमने पहले स्टैंजा यानी अध्याय में पढ़ा है कि कवि एक हवादार दिन में फहराने घूमने निकले हैं। वो वेल्स एंड हिल्स यानी घाटी और पहाड़ों के बीच में घूम रहे हैं। जब वो घूम रहे होते हैं वो एकदम से बहुत ही सारे डैफोडिल्स देखते हैं। वो डैफोडिल्स उस हवादार दिन में नाच रहे होते हैं और फहरा रहे होते हैं। आप सब पहले स्टैंजा अध्याय को ध्यान से पढ़ लेना। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का
फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ने जा रहे हैं। आइए जानते हैं आज हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन करेंगे, देन वर्ड मीनिंग्स, आफ्टर दैट फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग एंड देन वे टू फेयर। आइए जानते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यह मुल्क राज आनंद की तस्वीर है जो इस कहानी के लेखक हैं। He was born on 12th December 1905 पेशावर, पाकिस्तान। वे 12 दिसंबर 1905 में पैदा हुए थे पाकिस्तान में। He died on 28 September 2004 पुणे, और उनकी मृत्यु 28 सितंबर 2004 पुणे में हुई थी। He was an Indian writer in English. He was notable for depicting the lives of the poorer castes. वे poorer caste की लाइफ को डिपिक्ट करने के लिए प्रसिद्ध थे। आइए जानते हैं इस कहानी के इंट्रोडक्शन के बारे में। चाइल्ड विजिट्स फेयर। इस कहानी में क्या होता है कि एक छोटा बच्चा फेयर जाता है। फेयर मीन्स मेले में जाता है। He was so happy and excited. वो फेयर में जाने के लिए बहुत ही हैप्पी और एक्साइटेड होता है। Wants sweets and toys. जो भी उसके रास्ते में स्वीट्स की शॉप आती हैं या फिर टॉयज की शॉप आती हैं, उसका दिल करता है कि वो सब खरीद ले। आइए जानते हैं इस चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये आगे आपको चैप्टर को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो द फर्स्ट वर्ड इज एलेज। एलेज मीन्स गलियां। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो इसको हम गलियां कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गेली। गेली मीन्स प्रसन्नता से, मीन्स हैप्पीली। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैड। क्लैड मीन्स कपड़े पहने हुए। जब लोग मेले में जाते हैं तो उन्होंने बहुत ही साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहने होते हैं, और वहीं पर ये वर्ड यूज हुआ है क्लैड। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिमिंग ओवर। ब्रिमिंग ओवर मीन्स उत्साह से भरा हुआ। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये बच्चे कितने ज्यादा उत्साह से भरे हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिसीडिंग। रिसीडिंग मीन्स पीछे रह जाना। नेक्स्ट वर्ड इज टायरेंट्स वे, मीन्स गुस्से से। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो अंकल हैं, ये इस बच्चे को कितने गुस्से में देख रहे हैं। सिमिलरली इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है। जब वो छोटा बच्चा जो मेले में जा रहा है, वो किसी चीज के लिए जिद करता है, तो उसके पापा भी उसको बहुत गुस्से से देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉशनरी कॉल। कॉशनरी कॉल मीन्स चेतावनी पूर्ण ढंग से बुलाना। Next word is abreast. Abreast means साथ साथ। Next word is teaming out. Teaming out means बाहर निकलना। And the last word is capers. Capers means उछल कूद करना। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये बच्चे इस बैनियन ट्री के अराउंड कैसे उछल कूद कर रहे हैं। Now we will read about the festival of spring. The child was so fascinated by toys, mustard field and dragonflies. तो ऐसा होता है कि फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मीन्स फरवरी एंड मार्च का मंथ। इन मंथ में जो फेस्टिवल होते हैं, उसी फेस्टिवल में ये मेला लगा हुआ है, और बच्चा जो है बहुत सारी चीजों से फैसिनेटेड होता है। फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्ट होता है। As you can read on the first page of your book of this lesson, it was the festival of spring
From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स मीन्स अब जो विंटर्स है वो खत्म हो चुके हैं और जो गलियां हैं वो बहुत ही खुशनुमा लोगों से भर गई हैं। अब क्या होता है कि मेले में जाते टाइम उसके रास्ते में टॉयज की शॉप दिखाई देती है उसको और वो चाहता है कि वो टॉयज खरीद ले। आप पेज नंबर 2 पर देख सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, "Come child come," called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब वहां पर जो टॉय की शॉप है वो उसको देख के बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं "Come child come" और वो हमेशा पीछे रह जाता है। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. अब इस लाइन में ये लिखा है कि उसके फीट जो हैं वो तो उस कॉल के लिए ओबीडियंट हैं, मतलब जो उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज़ लगाई है उसके फीट तो आवाज़ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि वो चल तो पड़ा है अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुन के, लेकिन उसकी आईज अभी भी उन टॉयज पर ही टिकी हुई हैं। His eyes still lingering on the receding toys. अब वो बच्चा उन टॉयज को खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स से बहुत ही धीरे से आवाज में जिद करता है कि मुझे वो टॉयज चाहिए, लेकिन उसके पापा उसको गुस्से वाली नजरों से देखते हैं और फिर वो बच्चा चुप हो जाता है। और ये सब देख के उसकी मम्मी सोचती है क्यों ना बच्चे का ध्यान भटकाया जाए और वो अपने बच्चे से कहती है, "Look child, what is before you." और उसके सामने एक मस्टर्ड फील्ड आती है। वो अपने बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि देखो बच्चे तुम्हारे आगे क्या है। तो वहां पर एक मस्टर्ड फील्ड होती है जिसको देखकर बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है, जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स भी लगे होते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। थोड़ी ही आगे जाके उसको ड्रैगन फ्लाइज मिलती हैं, उनको भी देख के वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उनकी तरफ अट्रैक्टेड होता है। वे टू फेयर, मेले की ओर। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड टू टीमिंग आउट इंसेक्ट्स। अब मेले की तरफ जाते हुए उसको रास्ते में जमीन से कीड़े निकलते हुए दिखाई देते हैं, सॉइल में से कुछ कीड़े निकल रहे होते हैं और उनको भी देखकर वो बच्चा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, टीमिंग आउट इंसेक्ट्स। थोड़ी आगे जाके उसके ऊपर फ्लावर्स की कुछ पेटल्स गिरने लगती हैं। फ्लावर पेटल्स मीन्स फूलों की पत्तियां, और वो उनको अपने हाथ में इकट्ठा करने लग जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है उनको भी देखकर। लेकिन तभी उसको डव की आवाज सुनाई देती है, डव बर्ड, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, और उसकी आवाज सुनते ही वो अपने हाथ में जो उसके पेटल्स होते हैं उनको एकदम से छोड़ देता है और डव की तरफ जाता है, और उसको भी देखकर वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अट्रैक्ट होता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा? अ चाइल्ड गोज टू फेयर, एक बच्चा मेले में जाता है, फैसिनेटेड बाय वेरियस थिंग्स, और वो बहुत सारी चीजों से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। पेरेंट्स डिनाई टू बाय एनीथिंग, लेकिन जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसको कुछ भी खरीदने से मना कर देते हैं, उसको गुस्से से देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम द लॉस्ट चाइल्ड है, उसका पेज नंबर 1 और 2 पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर जाके उसको दोबारा से पढ़ेंगे सो दैट कि आपको ये चैप्टर और भी अच्छे से समझ आए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चाइल्ड एंटर्ड द फेयर, पेरेंट्स आउट ऑफ साइट। सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड का पेज 3 और 4 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा वो आप घर जाके दोबारा से पढ़ेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी हॉर्नबिल की बुक से चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। टोटल हम इस चैप्टर के 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे ऑथर के बारे में, यानी हमारे राइटर जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। उसके बाद हम लोग ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के पेन पोर्ट्रेट को डिस्कस करेंगे और फाइनली किस तरह से हमारे ग्रैंड चाइल्ड ने अपनी ग्रैंडमदर को डिस्क्राइब किया है कि अब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखने लगी थी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ऑथर के बारे में। इस चैप्टर को लिखा है खुशवंत सिंह जी ने और ये उनकी एक पिक्चर है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। खुशवंत सिंह एक इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमैट, जर्नलिस्ट और एक पॉलिटिशियन है। इन्होंने इन सभी सेक्टर्स में अपना काफी ज्यादा योगदान दिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें खुशवंत सिंह के सबसे फेमस नॉवल की तो वो होगा ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप ये नॉवल जरूर पढ़िएगा। खुशवंत सिंह जाने जाते हैं अपने ह्यूमर के लिए एंड लव ऑफ पोएट्री के लिए। दोस्तों, अगर हम इनके राइटिंग स्टाइल की बात करें तो ये जिस तरह से चीजों को डिस्क्राइब करते हैं वो काफी वंडरफुल है। और हमारा ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था 2007 में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। इन दिस चैप्टर खुशवंत सिंह शोज अस अ जॉइंट फैमिली। उन्होंने हमें एक जॉइंट फैमिली की पिक्चर दिखाई है और हमें बताया है कि कैसे एक जॉइंट फैमिली में एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप होता है। इसके बाद ये एक काफी ज्यादा रियलिस्टिक अकाउंट है। वो इसलिए क्योंकि ये जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये खुशवंत सिंह की खुद की लाइफ से इंस्पायर है। हमें इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि किस तरह से जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, यानी कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो किस तरह से अपना सारा टाइम अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, जो उनके छोटे छोटे पोता पोती होते हैं, उनको दे देते हैं। अपना सारा लव, सारा अटेंशन वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ही बचाते हैं। और इसी तरह इस चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बात करी है और उनको डिस्क्राइब किया है और हमें अपनी ग्रैंडमदर और अपने बीच में किस तरह का उनका रिलेशनशिप था उसके बारे में बताया है और किस तरह टाइम के साथ साथ उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में जो चेंजेस आए उसके बारे में भी बात की है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस इंट्रोडक्शन से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आखिर ये किस बारे में है। तो चलिए अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडमदर कि आखिर खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंडमदर को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू खुशवंत सिंह, उनकी ग्रैंडमदर बाकी सबकी ग्रैंडमदर जैसी ही दिखती थी और वो भी एक ओल्ड वुमन थी। जैसे हम सबकी दादा दादी, नाना नानी काफी ओल्ड है, वैसे ही खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर भी काफी ज्यादा ओल्ड वुमन है। लोग आकर खुशवंत सिंह को बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमदर एक टाइम पे काफी यंग थी, काफी प्रिटी थी, पर खुशवंत सिंह को ये चीज बिलीव ही नहीं होती क्योंकि खुशवंत सिंह ने हमेशा अपनी ग्रैंडमदर को ऐसे ही ओल्ड देखा है। उन्होंने कभी भी अपनी ग्रैंडमदर को यंग और प्रिटी नहीं देखा और इसी वजह से वो अपनी ग्रैंडमदर को ऐसे इमेजिन कर ही नहीं पाते। और इस थॉट को, ये जो सोच है कि उनकी ग्रैंडमदर कभी एक टाइम पे यंग थी, प्रिटी थी, वो इसको ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग यानी कि ना बिलीव करने जैसा एक सोच मानते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब है कि इट वॉज वेरी हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट वंस हिज ग्रैंडमदर वॉज यंग, प्रिटी एंड ब्यूटिफुल, शी हैड बीन द सेम for the last 20 years
and the author had seen him. She had been the same for the last 20 years. The author had seen her. यानी कि पिछले 20 सालों से उनकी ग्रैंडमदर ऐसे ही दिखती है और ग्रैंडमदर हमेशा उन्हें बताती है अपने ग्रैंड चाइल्ड को कि वो किस तरह अपने बचपन में भी गेम्स खेला करती थी एज अ चाइल्ड, पर इस पर भी वो बिलीव नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रैंडमदर के बाद बात करते हैं पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडफादर की, कि किस तरह से खुशवंत सिंह ने अपने ग्रैंडफादर को यहाँ पर डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। उनके जो ग्रैंडफादर की पिक्चर थी वो ड्राइंग रूम में लगी हुई थी और उनके जो ग्रैंडफादर थे वो एक टर्बन और काफी लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे। इसके बाद उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनके ग्रैंडफादर की एक काफी लंबी, काफी लॉन्ग वाइट बियर्ड थी जिसने उनकी पूरी चेस्ट को कवर अप कर रखा था। खुशवंत सिंह को उनके ग्रैंडफादर उस पिक्चर में ऐसे लगते थे जैसे कि वो 100 इयर्स ओल्ड हो, उन्हें वो इतने बूढ़े लगते थे उस पिक्चर में। इसके बाद खुशवंत सिंह ने बताया कि कैसे उन्हें लगता था वो पिक्चर देखकर अपने ग्रैंडफादर की कि उनके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, क्योंकि वो इस पिक्चर में इतने ज्यादा ओल्ड दिखते थे। नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर डिस्क्राइबिंग हिज ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर, खुशवंत सिंह टॉक अबाउट हाउ टेरिबली ओल्ड हिज ग्रैंडमदर्स लुक। यहाँ पर खुशवंत सिंह अब हमें अपनी ग्रैंडमदर के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं और वो बताते हैं कि जो उनकी ग्रैंडमदर थी वो शॉर्ट थी, फैट थी और थोड़ा झुककर चलती थी। इसके बाद उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उनकी ग्रैंडमदर का जो फेस था वो पूरा रिंकल से भरा हुआ था। जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं उनके फेस पे बहुत सारी लाइंस आ जाती है, ऐसे ही उनकी ग्रैंडमदर का फेस भी हो रखा था और उनकी ग्रैंडमदर लास्ट 20 इयर्स से ऐसे ही दिख रही थी। दोस्तों, अगर आपके घर में भी दादा दादी, नाना नानी होंगे तो आपने भी देखा होगा कि वो कैसे हर टाइम प्रेयर करते रहते हैं। ऐसे ही खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर भी हर टाइम प्रेयर करती रहती थी और उनके जो लिप्स थे वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते थे क्योंकि वो प्रेयर्स बोलती रहती थी अपने मुंह में। इसके बाद खुशवंत सिंह कहते हैं कि that his grandmother is an expanse of pure white serenity। दोस्तों, यहाँ पर ये जो लाइन है it refers to calm and peaceful conduct of the author's grandmother और ऑथर ने अपनी ग्रैंडमदर को कंपेयर किया है टू द पीसफुल विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। और इसी के साथ ये टॉपिक अब यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा। आज हमने सबसे पहले बात करी ह्यूमन रिलेशनशिप्स की, कि किस तरह से एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से रिलेशनशिप होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रैंडमदर एंड हर ग्रैंडचाइल्ड। उसके बाद हमने ग्रैंडमदर का और ग्रैंडफादर के पेन पोर्ट्रेट को डिस्कस किया एंड फाइनली ये जो चैप्टर है ये हमारी बुक हॉर्नबिल से है। तो मुझे उम्मीद है कि आप घर जाकर इसके ये टॉपिक्स अपनी बुक में से जरूर दोबारा से पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि उन दोनों के बीच में जो ग्रैंडमदर थी और जो उसका ग्रैंड चाइल्ड था उन दोनों के बीच में किस तरह के रिलेशनशिप थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब ग्रैंड चाइल्ड स्कूल चला गया तो उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा रहा एंड फाइनली हम बात करेंगे कि ग्रैंडमदर और ग्रैंड चाइल्ड की फ्रेंडशिप में जो एक टर्निंग पॉइंट आया वो क्या था। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी हॉर्नबिल के चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। आपको याद होगा कि हमने इसका पार्ट 1 इससे पहले ही पढ़ लिया है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि ग्रैंडमदर और उसके ग्रैंड चाइल्ड के बीच में कैसा रिलेशनशिप था।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब वो ग्रैंड चाइल्ड स्कूल चला गया था तो क्या हुआ था। एंड फाइनली अ टर्निंग पॉइंट, ग्रैंड मदर और उनके ग्रैंड चाइल्ड के बीच में जो एक टर्निंग पॉइंट आया, इनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन देम। जो ग्रैंड मदर थी और जो उनका ग्रैंड चाइल्ड था वो बहुत अच्छे दोस्त थे। ग्रैंड चाइल्ड के पेरेंट्स ने उसे अपनी ग्रैंड मदर के पास विलेज में ही छोड़ दिया था और अब इस वजह से जो ग्रैंड चाइल्ड था वो हमेशा अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। ग्रैंड मदर ही उसे सुबह स्कूल के लिए उठाती थी और रेडी करती थी और इस बीच ग्रैंड मदर हमेशा अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स बोलती रहती थी इन एन अनचेंजिंग सिंग सॉन्ग। और वो इस वजह से ताकि जो उनका ग्रैंड चाइल्ड है वो भी उन प्रेयर्स को सीखे। और ग्रैंड चाइल्ड उन प्रेयर्स को सुनता था सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे अपनी ग्रैंड मदर की आवाज बहुत ज्यादा पसंद थी। इसके बाद ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चाइल्ड की वुडन स्लेट, येलो चॉक एंड इंक पॉट कलेक्ट करके फटाफट उसे दे देती थी और वो लोग स्कूल के लिए निकल पड़ते थे। आगे नरेटर हमें बताते हैं कि किस तरह से ग्रैंड मदर हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी। जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था और जो प्रीस्ट थे वो ही बच्चों को पढ़ाते थे। वो बच्चों को अल्फाबेट और प्रेयर्स बुलवाते थे और ग्रैंड मदर अपना टाइम होली बुक्स रीड करने में निकालती थी। नेक्स्ट वो दोनों यानी कि ग्रैंड मदर और ग्रैंड चाइल्ड एक साथ स्कूल से घर जाते थे और ग्रैंड मदर जो चपातीस घर से लेके आती थी वो टेम्पल के बाहर जो डॉग्स बैठे हुए थे उन्हें खिलाती थी। अब बात करते हैं एक टर्निंग पॉइंट की। वो टर्निंग पॉइंट क्या था, चलिए जानते हैं। एक दिन नरेटर के पेरेंट्स ने उसे और ग्रैंड मदर को सिटी में बुला लिया। अब जो नरेटर और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो एक रूम में तो रहते थे, पर अब ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ स्कूल नहीं जाती थी। जो ग्रैंड चाइल्ड था यानी कि जो हमारा नरेटर है, अब वो एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता था और अब ना ही कोई स्ट्रीट डॉग्स थे। इसके बाद जो ग्रैंड मदर थी वो अपना टाइम स्पेंड करती थी टू फीडिंग द स्पैरोज और वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी। ईयर्स रोल बाय यानी कि ऐसे ही समय निकलने लगा, टाइम बीतने लगा और वो दोनों ग्रैंड मदर और ग्रैंड चाइल्ड एक दूसरे को कम देखने लगे। ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चाइल्ड से पूछती है कि उसे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, तो वो बताता है कि स्कूल में उसे साइंस, म्यूजिक और बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ग्रैंड मदर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसके ग्रैंड चाइल्ड को स्कूल में म्यूजिक के लेसन दिए जा रहे हैं और इसी वजह से वो काफी सैड हो जाती है और वो इस वजह से भी बहुत सैड होती है कि अब उनका ग्रैंड चाइल्ड गॉड के बारे में यानी कि भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रहा है अपने नए स्कूल में। और ये सब चीजें ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा अनहैप्पी कर देती है और उन्हें लगता है कि जो म्यूजिक है वो सिर्फ बैगर्स के लिए है और वो इसे बहुत ही अनफिट मानती है कि उनका ग्रैंड चाइल्ड अब स्कूल में म्यूजिक के लेसन्स पढ़ रहा है। आफ्टर दैट ये सब होने के बाद वो अपने ग्रैंड चाइल्ड से बहुत कम बात करने लगी। इसके बाद नरेटर बताते हैं कि जो एक फ्रेंडशिप का लिंक था बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड चाइल्ड अब वो भी टूट गया और वो इस वजह से क्योंकि जो नरेटर था अब वो यूनिवर्सिटी चला गया और अब उसे उसका खुद का रूम मिल गया। यानी कि जो पहले ग्रैंड मदर और ग्रैंड चाइल्ड एक कॉमन रूम शेयर करते थे अब वो भी खत्म हो गया। इसी वजह से जो एक कॉमन लिंक था उन दोनों की फ्रेंडशिप के बीच में वो भी अब टूट गया। अब ग्रैंड मदर अपने आप को बिजी रखती थी बाय डूइंग स्पाइनिंग व्हील और वो किसी से भी बहुत कम बात करती थी। इसके बाद वो एंजॉय करती थी सिर्फ और सिर्फ वाइल शी वॉज फीडिंग द स्पैरोज। और स्पैरोज को फीड करना ग्रैंड मदर के दिन का सबसे अच्छा टाइम होता था।
आज हम यहीं पर स्टोरी को रोकते हैं, बात करते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। आज इस वीडियो में हमने ग्रैंड मदर और उनके ग्रैंडसन के बारे में बात करी, उनकी फ्रेंडशिप को जाना और जाना कि किस तरह से टाइम के साथ साथ उनकी ये जो फ्रेंडशिप थी इसमें चेंज आया। ये चैप्टर हमारी बुक हॉर्नबिल का है। मुझे उम्मीद है कि आप घर जाकर इस चैप्टर को एक बार दोबारा जरूर पढ़ेंगे। In the next video, we are going to talk about how now the narrator goes abroad. यानी कि अब जो नरेटर था वो बाहर चला गया और जब नरेटर वापस आया तो ग्रैंड मदर ने किस तरह से रिएक्ट किया। एंड फाइनली हम लोग ग्रैंड मदर की डेथ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। कक्षा 6 में द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल एपिसोड 1 में पढ़ा। इसके बाद कक्षा 7 में एटिला चैप्टर को पढ़ा। कक्षा 8 में डैफोडिल्स को पढ़ा। कक्षा 9 में द लॉस्ट चाइल्ड को पढ़ा तथा कक्षा 11 में द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में पढ़ा। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम गणित की पाठ का शुरुआत करेंगे। कक्षा 6 में संख्याओं की जानकारी को समझेंगे। कक्षा 7 में पूर्णांक को पढ़ेंगे। कक्षा 8 में परिमेय संख्या को शुरुआत करेंगे। कक्षा 9 में संख्या पद्धति पाठ को करेंगे और कक्षा 11 में समुच्चय यानी कि सेट्स को पढ़ेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो हमने अभी देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पे ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। झारखंड सरकार रोज आपके लिए शिक्षण सामग्री लाएगी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800 572 8585 या हमें ईमेल करें। धन्यवाद।